नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। मैनचेस्टर में इंग्लैंड के साथ तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 260 रन का लक्ष्य दिया। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मुरली श्रीशंकर पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में 7वें स्थान पर रहे। युवा भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया और भारतीय ओलंपिक संघ ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 215 खिलाड़ियों के साथ 322 सदस्यों के दल की घोषणा की। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। सिंधु ने फाइनल मैच में दुनिया की 11वें नंबर की खिलाड़ी चीन की वांग जी को हराकर खिताबी जीत हासिल की। इससे पहले साइना नेहवाल ने 2010 और साई प्रणीत ने 2017 में ये खिताब जीता था। इस साल ये सिंधु का तीसरा खिताब है। इससे पहले वो कोरिया ओपन और स्विस ओपन का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पीवी सिंधु को उनकी सफलता के लिए बधाई दी। पीवी सिंधु जी को मैं पहले तो देश की ओर से और भारत सरकार की ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूं। सिंगापुर टाइटल जीतकर तिरंगे की मान और शान एक बार फिर बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलों को लगातार बढ़ावा दिया। फिट इंडिया मूवमेंट हो या खेलो इंडिया अभियान हो, टॉप स्कीम हो या बाकी योजनाएं हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर बड़े टूर्नामेंट से पहले खिलाड़ियों से बात भी की और उनका मनोबल भी बढ़ाया। एक बार फिर पीवी सिंधु जी को बहुत बहुत बधाई सिंगापुर टाइटल जीतने पर। आइए सुनते हैं सिंधु की सफलता पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन के फाइनल में चीनी खिलाड़ी को हराकर खिताब अपने नाम किया है। पीवी सिंधु ने 3 सेट तक चले फाइनल मैच में चीन की वांग जी को 21-9, 11-21, 21-15 से मात दी। इस मैच में सिंधु ने शानदार शुरुआत की थी और पहला गेम 21-9 के अंतर से अपने नाम किया। उन्होंने सिर्फ 12 मिनट में पहला गेम जीत लिया था। सिंधु ने लगातार 13 पॉइंट हासिल किए थे। हालांकि दूसरे गेम में चीनी खिलाड़ी ने वापसी की और 21-11 से दूसरा सेट जीत लिया। अब मैच बराबरी पर पहुंच चुका था और तीसरा सेट निर्णायक था। तीसरे सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ और अंत में सिंधु ने 21-15 के अंतर से जीत हासिल की। इससे पहले सिंधु ने सेमीफाइनल मैच में जापान की साइना कावाकामी को 21-15, 21-17 के अंतर से हराया था। इस साल ये सिंधु का तीसरा खिताब है। इससे पहले वो कोरिया ओपन और स्विस ओपन का खिताब जीत चुकी हैं। हालांकि पहली बार उन्होंने सिंगापुर ओपन अपने नाम किया है। वो साइना नेहवाल के बाद दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। वो ये खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय हैं। उनसे पहले साइना नेहवाल ने 2010 और साई प्रणीत ने 2017 में ये टूर्नामेंट जीता था। राष्ट्रमंडल खेलों से पहले सिंधु का लय में लौटना भारत के लिए सुखद है। अब सिंधु से राष्ट्रमंडल खेलों में पदक की उम्मीद और भी पुख्ता हो गई है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ मनोज, जिस तरीके से सिंधु से जो उम्मीद थी वो अपनी उम्मीद पर पूरी तरह से खरी उतरी और आज सिंगापुर ओपन का खिताब उन्होंने अपने नाम किया। कितनी बड़ी सफलता मानते हैं आप इसे? देखिए, बड़ी उपलब्धि इस मायने में है कि कॉमनवेल्थ गेम्स से ठीक पहले जब खिलाड़ी को मनोबल बढ़ाने की जरूरत होती है वो मनोबल उसका बढ़ा। नंबर 2, एशियन चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट हैं वांग जी चीन के खिलाड़ी, और उसी चैंपियनशिप में सिंधु को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा था। तो इस खिलाड़ी को हराना अपने आप में उनका और मनोबल बढ़ाने वाली जीत थी। और
तीसरा उन्होंने जो प्रयोग किए यहां पर, जो एंगुलर उनके शॉट्स थे वो बहुत ही काबिले तारीफ थे, जो कोण लेते हुए रिटर्न्स थे वो बहुत ही काबिले तारीफ थे। एक समय तो लगातार 11 अंक उन्होंने बटोरे, तब लगा था बिल्कुल वन साइडेड मुकाबला होगा, लेकिन दूसरे गेम में उन्होंने वो 3-11 से पिछड़ गई थी, लेकिन तीसरे गेम में आकर उन्होंने बिल्कुल हिसाब चुकता कर दिया। लंबी लंबी रैली को जिस तरह से उन्होंने एक अच्छे झन्नाटेदार स्मैश लगाकर खत्म किया, उससे उन्होंने दिखा दिया कि उनके अंदर धैर्य भी है और जरूरत पड़ने पर आक्रामकता भी वो दिखा सकती हैं। बिल्कुल, और सिंधु अपने कमबैक के लिए जानी जाती हैं। हालांकि पहला सेट अगर हम देखें तो 21-9 से बहुत ही आसानी से उन्होंने जीता, लेकिन इसके बाद जब दूसरे सेट की बारी आई तो कहीं ना कहीं जो है जो वांग जी थी वो थोड़ा सा भारी पड़ी उन पर और 11-21 पे खत्म हुआ। और तीसरे में दोबारा से जिस तरह से सिंधु ने कमबैक किया है और आसानी से खिताब अपने नाम कर लिया। हालांकि दूसरे गेम में भी उन्होंने काफी अच्छा खेल दिखाया था, लेकिन वो बहुत बाद में, क्योंकि शुरू में जो 3-11 की जो बढ़त हासिल हो चुकी थी वांग को, उसको फिर वो नहीं कर पाई, कवर नहीं कर पाई, और जिसकी वजह से वो लगातार अंक जो बटोर रही थी उसका कोई बहुत फायदा नहीं हुआ। लेकिन तीसरे गेम में जरूर उनको फायदा हुआ और अब बैडमिंटन में भारत एक महाशक्ति के तौर पर उभरकर सामने आया है। पुरुषों में जहां हमने थॉमस कप जीता, महिलाओं में जहां पीवी सिंधु लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और तीसरा खिताब आया, जैसा कि रिपोर्ट में भी बताया गया, तो एक साल के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि कॉमनवेल्थ गेम में बैडमिंटन में भारत का भविष्य काफी उज्जवल है और यहां आप ज्यादा पदकों की उम्मीद कर सकते हैं। और यहां पर सेमीफाइनल मैच का भी जिक्र करना होगा। जिस तरह से उन्होंने जापान की साइना कावाकामी को 21-15 और 21-7 के अंतर से हराया था, वहां पर भी ये तय होता दिख रहा था कि फाइनल इस बार बहुत जबरदस्त होने वाला है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और जब भी उनके सामने जापान या चीन की खिलाड़ी आती हैं तो एक अलग ही तरह की सिंधु दिखाई देती हैं और बड़ी बड़ी रैलियों को तोड़ना, स्मैश करना, स्मैश लगाना और जो उनके कोणीय शॉट हैं, कोणीय रिटर्न्स हैं, वो बहुत ही काबिले तारीफ हैं। और चाहे उस वक्त उनके सामने कोई वर्ल्ड चैंपियन ही क्यों ना आ जाए, अगर उनका दिन है तो निश्चित तौर पर उन्हें कोई नहीं हरा सकता। और शायद यही वजह है कि एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड भी जीत चुकी हैं और ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली बैडमिंटन में इकलौती खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, और अब राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत होने वाली है, तो इस समय जिस तरीके से सिंधु ने ये प्रदर्शन किया है, तो जैसा आपने भी कहा कि बहुत उम्मीद है कि वहां पर भी सिंधु का यही जो जलवा है वो कायम रहेगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर, और यही देशवासी भी चाहते हैं, क्योंकि जब साइना एकदम उतार पर आ गई, हालांकि पिछले दिनों उन्होंने एक बड़ा खिताब भी जीता, लेकिन यहां सिंधु उम्मीदों के केंद्र में है और भारतीय पुरुष टीम भी उम्मीदों के केंद्र में है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि भारत को बैडमिंटन में बहुत ज्यादा उम्मीद होगी जहां तक कॉमनवेल्थ गेम्स का सवाल है। जी बिल्कुल। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। मैनचेस्टर में इंग्लैंड के साथ तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 260 रन का लक्ष्य दिया है। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। इंग्लैंड की टीम 45 ओवर और 5 गेंद में 259 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं और आज जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, उसने सभी को प्रभावित किया है। और अब हमारे बल्लेबाज किस तरह से ये चेस करते हैं, इस पर मैच निर्भर करेगा। और सिराज की अगर बात करें तो सीरीज में पहला मैच खेल रहे थे, 1 ओवर में 2 विकेट लेकर अच्छी शुरुआत की थी, जिसके बाद स्टोक्स और राय ने आक्रामक वापसी की। हालांकि अगर हम देखें तो हार्दिक पांड्या जो है वो भी आज के हीरो रहे, जिन्होंने अपनी शॉर्ट पिच गेंदों से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खासा परेशान किया। और अगर हम देखें तो हार्दिक ने जो है कप्तान बटलर की जो अर्धशतकीय पारी थी उनको और लियम लिविंगस्टन को भी उन्होंने अपनी गेंदबाजी से काफी परेशान किया। और चहल की बात करें तो उन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए। तो इस तरह से भारतीय जो गेंदबाजों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। जी हाँ, बिल्कुल। और गेंदबाजों ने तो आज साबित कर दिया
कि अगर उन पर भरोसा रखा जाए तो अपना बेस्ट वो दे सकते हैं। मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से जॉनी बेस्टो और जो रूट को अपनी फुलर लेंथ गेंद पर फंसाया, जबकि वो जानते थे कि वो यहां बुमराह नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह पर उनको ये अवसर दिया गया है। हार्दिक पांड्या, जैसा आपने कहा, शॉर्ट पिच डिलीवरीज का उन्होंने बहुत ही अच्छा मुजाहरा पेश किया, जिस पर उन्होंने बेन स्टोक, बटलर और लिविंगस्टोन के विकेट चटकाए, और वहीं जेसन रॉय को उन्होंने अपनी हार्ड लेंथ पर बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया था उन्हें कि वो उस पर पुल करें या फ्लिक शॉट खेलें, लेकिन गेंद उनसे ज्यादा चतुर निकली और टॉप एज लेती हुई विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई। तो यजुवेंद्र चहल की भी बात आपने अभी की, तो उनके बारे में तो मैं यही कहूंगा कि कैसे टेल को निपटाया जाता है, जैसे हमारे अनिल कुंबले किया करते थे एक जमाने में, वही कुछ चहल ने कर दिखाया और जो 2 विकेट 46वें ओवर में चटकाए, एकदम काम तमाम कर दिया। नहीं तो यहां से एक एक रन बनना थोड़ा महंगा साबित हो सकता था भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल, तो स्कोर को छोटा रखने में हमारे जो गेंदबाज हैं अहम भूमिका रही। तो इस तरीके से हम देखें तो मोहम्मद सिराज 2 विकेट और इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 4 विकेट लिया, युजवेंद्र चहल ने 3 और रवींद्र जडेजा को 1 विकेट मिला। और इंग्लैंड की पारी पर अगर हम एक नजर डालें तो जेसन रॉय ने 31 गेंदों पर 41 रन की पारी खेली। इसके बाद जॉनी बेयरस्टो और जो रूट अपना खाता खोलने में नाकामयाब रहे। इसके बाद बेन स्टोक्स थोड़ा सा जमे 27 रन की पारी खेली। जोस बटलर ने अच्छा प्रदर्शन किया, 60 रन बनाए। मोइन अली ने 34, लिविंगस्टन ने 27, डेविड विली ने 18, क्रेग ओवर्टन ने 32 और ब्राइडन कार्स ने 3 रन की पारी खेली। और हालांकि टॉपली जो है वो भी बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। तो इस तरीके से जो लक्ष्य है, कितना बड़ा मनोज आप लक्ष्य मानते हैं? 260 रन बनाने हैं। अगर हम जिस तरह से मैनचेस्टर के इस ग्राउंड को देखें तो क्या कुछ लगता है कितना बड़ा लक्ष्य है ये? टॉपले जो उनके बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं जी, और विली वो भी उनके बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। इनके सामने रोहित शर्मा और विराट कोहली का कड़ा इम्तिहान होगा। रोहित शर्मा 2 बार फंस चुके हैं टॉपले के सामने, और जिस तरह से वो कई बार शरीर से दूर खेलते हैं या कई बार आगे आते हैं, और मूवमेंट जो है उनकी वो थोड़ी सी बॉडी मूवमेंट थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा इस पर उन्हें काम करने की अभी जरूरत है T20 वर्ल्ड कप से पहले। और यहां विराट कोहली पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ये 2 बल्लेबाज, यहां अगर कोई एक बल्लेबाज भी टिक जाता है और दूसरे छोर से अच्छा सहयोग मिलता है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, और यहां भारत को सीरीज जीतनी चाहिए। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरीके से जो विकेट आज इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने गंवाए हैं, फेंके हैं विकेट, मैं कहूंगा बेन स्टोक्स को आप देखें, मोइन अली को देखें, लेग से बाहर जाती गेंदों पर उन्होंने विकेट गंवाए। बटलर और लिविंगस्टोन ने शॉर्ट गेंद पर अपने विकेट गंवाए, और उसके अलावा बेस्टो और जो रूट फुलर लेंथ को समझ नहीं पाए थे सिराज की। तो मुझे लगता है ये गलती अगर बल्लेबाज ना करें और जल्दबाजी ना करें तो ये लक्ष्य बहुत आसानी से पार हो सकता है। बिल्कुल, तो काफी बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, बस जरूरत है हमारे पास अगर विकेट है, हमारी जो छोटी छोटी जो कमियां हैं उनको अगर हम दूर करें और ज्यादा उतावलापन ना दिखाएं तो निश्चित तौर पर जीत हमारी हो सकती है। भारतीय ओलंपिक संघ ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 215 खिलाड़ियों के साथ 322 सदस्यों के दल की घोषणा की है। दल में 107 अधिकारी एवं सहायक कर्मचारी हैं। इन खेलों का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इंग्लैंड में होगा। भारत गोल्ड कोस्ट में हुए पिछले राष्ट्रमंडल खेलों की तालिका में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद तीसरे स्थान पर रहा था, और टीम की कोशिश इस बार अपने प्रदर्शन में सुधार करने की होगी। इस मौके पर IOA महासचिव राजीव मेहता ने कहा कि हम अपना सबसे मजबूत दल राष्ट्रमंडल खेलों में भेज रहे हैं। IOA ने एथलीट्स और महासंघों को समर्थन देने के लिए सरकार का धन्यवाद दिया है। टीम में कुछ प्रमुख नामों में ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन, बजरंग पूनिया और रवि कुमार दहिया शामिल हैं। इसके अलावा मौजूदा राष्ट्रमंडल चैंपियन मनिका बत्रा, विनेश फोगाट के साथ साथ हिमा दास और अमित पंघाल भी दल का हिस्सा हैं। भारतीय खिलाड़ी 15 खेलों और 4 पैरा खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। टीम को मुक्केबाजी, बैडमिंटन, हॉकी, भारोत्तोलन, कुश्ती और महिला क्रिकेट जैसे पारंपरिक रूप से मजबूत खेल में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। महिला क्रिकेट की अगर हम बात करें, T20 जो फॉर्मेट है, पहली बार इन खेलों का हिस्सा बना है।
कुछ भारतीय खिलाड़ी पहले ही बर्मिंघम पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ वैश्विक टूर्नामेंट्स में भाग लेने के बाद सीधे वहां का रुख करेंगे। बाकी खिलाड़ी भी नई दिल्ली से रवाना होंगे। राष्ट्रमंडल खेल गांव आधिकारिक रूप से 23 जुलाई को दल के लिए खुलेगा। भारतीय दल 5 अलग अलग स्थानों पर रहेगा। तो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत इस समय भाग लेने के लिए हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है। 215 खिलाड़ियों का जो काफी बड़ा कंटिंजेंट है वो जाने के लिए तैयार है। किस तरीके से देखते हैं हमारी तैयारी को मनोज? देखिए, तैयारियां अच्छी हैं हमारी, और टेबल टेनिस, कुश्ती, मुक्केबाजी, वेट लिफ्टिंग, यहाँ आपको पदकों की भरमार आपको मिलेगी। बहुत पदक हासिल होंगे, लेकिन वहीं शूटिंग का ना होना इस बार भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है। तो यहां क्योंकि पिछली बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के बाद तीसरा स्थान हासिल किया था, इस बार तीसरे स्थान पर रहना थोड़ा सा ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि निशानेबाजी में भारत को गुच्छे में जिसे कहते हैं वो पदक मिलते हैं, बहुत सारे पदक मिलते हैं, वो इस बार नहीं है बर्मिंघम में। तो बाकी खिलाड़ियों की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और महिला क्रिकेट पहली बार हो रहा है, तो इसमें भारत को थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, बस मेरे ख्याल से इन्हीं टीमों से ज्यादा टक्कर मिलने वाली है, और बारबाडोस और पाकिस्तान को हराने में मुझे नहीं लगता कि कोई भारत को ज्यादा परेशानी होगी। तो ये तो बात थी राष्ट्रमंडल खेलों की। अमेरिका के यूजीन में चल रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में 7वां स्थान हासिल किया। वे 6 प्रयास में 8 मीटर की दूरी पार करने में नाकाम रहे। फाइनल में चीन के जिनान वैंग ने अंतिम प्रयास में 8.36 सेंटीमीटर की कूद के साथ स्वर्ण पदक जीता। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दुनिया भर के 200 देशों के 2000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेते हैं। भारत ने भी 22 सदस्यीय दल भेजा है। आइए सुनते हैं इस पर हमारे स्पोर्ट्स डेस्क की खास रिपोर्ट। लंबी कूद के खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर अमेरिका के यूजीन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन फाइनल में 7वें स्थान पर रहे। विश्व चैंपियनशिप में लंबी कूद के फाइनल में जगह बनाने वाले पहले पुरुष भारतीय एथलीट श्रीशंकर ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पदक की उम्मीद जगाई थी। फाइनल में उनका प्रदर्शन हालांकि 8.36 मीटर के उनके सत्र के और निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से काफी कम रहा। श्रीशंकर ने 3 वैध कूद लगाई। उन्होंने पहले प्रयास में 7.96 मीटर की दूरी तय की, जबकि उनका चौथा प्रयास 7.79 मीटर का था। उन्होंने अपने अंतिम प्रयास में 7.83 मीटर की कूद लगाई। उनके 3 प्रयास फाउल रहे। 23 साल के श्रीशंकर को अपने इस प्रयास से निराशा होगी, क्योंकि वो 6 प्रयास में 8 मीटर की दूरी पार करने में नाकाम रहे। शनिवार को क्वालिफिकेशन दौर में उन्होंने 8 मीटर के प्रयास के साथ ही फाइनल में जगह बनाई थी। वो ग्रुप बी में दूसरे और कुल 7वें स्थान पर रहे थे। श्रीशंकर प्रतियोगिता में 8.36 मीटर से विश्व में सत्र के संयुक्त दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ उतरे थे। उनका ये प्रयास राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। चीन के जिनान वैंग ने अंतिम प्रयास में 8.36 मीटर की कूद के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि यूनान के ओलंपिक चैंपियन मिल्टियाडिस टेंटोग्लू ने 8.30 मीटर के प्रयास के साथ रजत पदक जीता। टेंटोग्लू अंतिम दौर से पहले तक शीर्ष पर चल रहे थे। सत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्विट्जरलैंड के साइमन ईहामर ने 8.16 मीटर की छलांग लगाकर कांस्य पदक जीता। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, अगर इस प्रदर्शन पर हम नजर डालें तो थोड़ा सा अगर देखें तो उनका रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन इस बार जो है वो 8 मीटर की जो दूरी थी उससे उसे वो नहीं कूद पाए। लेकिन मुरली श्रीशंकर अगर हम देखें तो जितना अगर वो गोल्ड के बराबर जो है वो ऑलरेडी इतना करते हैं, लेकिन यहाँ पर आज उनका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। जी हाँ, बिल्कुल। जो फेडरेशन कप में उन्होंने परफॉर्मेंस किया था ना 8.36, अगर उसको दोहरा लेते तो गोल्ड मेडलिस्ट के बराबर उनका प्रदर्शन होता। और क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो था वहां उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन फाइनल में कम प्रदर्शन रहा 7.96 का और वहां 8 मीटर का। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं एक बड़े मंच पर मानसिक दृढ़ता की उनको जरूरत है। युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने पैरासिन ओपन एशिया शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। 16 साल के खिलाड़ी ने 9 दौर के मुकाबले में 8 अंक हासिल किए। वो इस दौरान अजय रहे और आधे अंक की बढ़त के साथ जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही उन्होंने वर्ल्ड लाइव रैंकिंग में टॉप 100 में वापसी भी कर ली है। आर प्रज्ञानानंदा 28 जुलाई से चेन्नई में होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे और मनोज सबकी नजरें इन पर बनी रहेंगी। जी बिल्कुल। वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड जो चैंपियन थे मैग्नस कार्लसन,
उनको ऑनलाइन इन्होंने हराकर सनसनी फैला दी थी और ये काम करने वाले वो हरिकृष्णा और आनंद के बाद तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं, तो अब उनसे बहुत उम्मीदें होंगी इस आयोजन में। श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैद में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newzoneair.nic.in पर। इसी के साथ सिद्धार्थ सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।